हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इलास्टिक इन इलास्टिक सीखने के बाद, इन कोलिजन्स को सीखने के बाद आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल कोलिजन्स के बारे में। मतलब असलियत में जो कोलिजन्स ज़्यादातर होते हैं उनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो आपने जो इलास्टिक कोलिजन देखा था उसके हिसाब से सपोज़ हमारे पास ये ग्राउंड है और मैंने ऊपर से बॉल को रिलीज़ किया, तो उसके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे कि बॉल नीचे आएगी। सपोज़ ये नीचे आई हाइट h, टकराने के बाद जब बॉल ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते समय भी ये कवर करेगी हाइट h। ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे E की वैल्यू कितनी होती है 1। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता, बॉल टकराती और फिर बॉल और फ्लोर दोनों साथ में चलते, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है जहाँ पे E की वैल्यू होती 0। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल कोलिजन्स के बारे में जहाँ पे E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बॉल जो है वो फ्लोर पर गिरेगी तो गिरने के बाद ये पूरा उतना हाइट नहीं कवर करेगी, थोड़ा सा करेगी, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, थोड़ा सा, ऐसा 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 ये चलता रहेगा। तो ये ऐसा ही चलता चला जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिकल कोलिजन्स मतलब जो हम लोग आप आसपास में कोलिजन्स देखते हैं, आज उनकी बातें करेंगे। उसमें भी हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। आई थिंक मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया था कि इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सो मैंने आपको E का फॉर्मूला बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन, ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। सो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो आज हम लोग कई सारे केसेस डिराइव करेंगे, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मे भी आपको थोड़ा सा भारी लेक्चर लगे, बट हर एक लेक्चर आसान थोड़ी हो सकता है। सब कुछ आसान होता तो नहीं, आसान तो है, सब कुछ आसान है, पर उन सारी चीज़ों को एक साथ याद रखना, एक साथ रिवाइज करना, एक साथ मेंटेन रखना, ये हार्ड है। और यही चीज़ है कि हम लोग चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते और हमें मार्क्स नहीं आते अच्छे। चीज़ें तो सब आसान है यार। आज मैं तुम्हें ये सिखा दूँ, ये तुम्हें आसान लगेगा। कुछ दिन बाद मैं ये जितना कोलिजन में जितना टॉपिक सिखाया हूँ सबका मैं फॉर्मूला पूछूँ, केसेस पूछूँ, तो वो नहीं बता पाओगे। तो चीज़ें हार्ड नहीं है। हाँ, मतलब जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए हार्ड नहीं है, हार्ड है, बट जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए हार्ड नहीं है। बट फिर भी वो एक साथ समेट नहीं सकते सबको, तो बताएंगे धीरे धीरे कि कैसे समेटने का मतलब देखते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से भाई हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोर है और फ्लोर रेस्ट पर है। यहाँ से हमारे पास एक बॉल नीचे गिरी, नीचे गिरते समय उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। E की वैल्यू अगर यहाँ पे 1/2 है तो मुझे बताओ बॉल टकराने के बाद क्या वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। लेट से ये जाएगी ऊपर वेलोसिटी V से, तो V वेलोसिटी क्या होगी, यही आपका मतलब मेरा ये क्वेश्चन है। तो E का फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल्स टू, इसमें और कुछ नहीं है, बस आप E का फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट आंसर लाओगे। कोई केसेस नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब ये सब फॉर्मूले तो वहीं से आए, बट लीव इट, छोड़ो। सो E की वैल्यू क्या है 1/2। V2 क्या है, V2 क्या है एक्चुअली, अच्छे से समझो। ये हमारा बॉल जो नीचे आ रहा है ये है वेलोसिटी U1, फ्लोर की वेलोसिटी है U2, फिर बॉल जो ऊपर जा रहा है वो है वेलोसिटी V1 और फ्लोर की वेलोसिटी दोबारा से है V2। V2 इज नथिंग बट इक्वल टू U2, मतलब दोनों रेस्ट पर है। सो V2 U2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये हो गया 0 माइनस V1। V1 क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस V1। U1 क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो -10। और U2 क्या होगा, 0। नहीं समझा? देखो V1 क्या होगा हमें पता नहीं, बॉल किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो हमने V1 लिख दिया। ठीक, बॉल नीचे आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, विच इज नथिंग बट U1। -10 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे है डायरेक्शन जब नीचे रहती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो -10, फिर -0, U2 0 था ना। तो अब ये वैल्यू हमें क्या मिली, देखो 1/2 इज इक्वल्स टू -V1 अपॉन -10, ये 0 माइनस कैंसल, सो 1/2 इज इक्वल्स टू V1/10। सो V1 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो एक तरीका तो यह है कि आप लोग डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगाओ, थोड़ी देर तक सॉल्व करो, फिर आंसर लाओ, या फिर आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूँ। बट याद रखना वो फॉर्मूला तभी यूज करना जब 2 बॉडीज दी हों और एक बॉडी रेस्ट पर हो। जब 2 बॉडीज हों और उसमें से 1 बॉडी रेस्ट पर हो, एक बॉडी रेस्ट पर हो। ठीक है, 2 बॉडीज आर गिवन इन विच
अ बॉडी इज एट रेस्ट, एक बॉडी उसमें से रेस्ट पर हो, तो आप लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। और फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू EU। कैसे आया फॉर्मूला? अरे डिराइव कर देते ना E, ठीक है। सो हमारा v1 लेट से हमारा v है, v1 क्या है भाई? बॉल की जाने वाली वेलोसिटी, तो v बोल दो ना, और u1 को u बोल दो। तो भाई देखो u तो नीचे की तरफ आ रहे तो वो माइनस u रहेगा, और ये तो जीरो रहेगा। सो इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, ये कैंसिल हो गया। सो v की वैल्यू देखो सीधा सीधा आ गई EU, ठीक है। अब सीधा सीधा आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग सीधे सीधे सॉल्व कर ले जाओगे। लेट से हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोर है जो कि रेस्ट पर है, ऊपर से एक बॉल गिर रही है जिसकी वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड। अगर E की वैल्यू 1/3 है तो बताओ बॉल गिरने के बाद किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल्स टू EU। v कितना है भाई? v है। E कितना है? 1/3 है। u कितना है? 9 है। सो ये देखो हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया कि v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड आएगी। बट ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में MCQ में ही दिख सकते हैं और कहीं पर नहीं दिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे ये भी चलता रहेगा, ठीक है। लेवल बढ़ाते धीरे धीरे, और क्या। चलिए सो और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम लोग। अभी एक JEE मेन का PYQ करेंगे, ठीक है। देखो ये फ्लोर जो है वो ऊपर जा रहा है लेट से 4 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे एक बॉल थी जो कि नीचे आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे E की वैल्यू है लेट से 1/2। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बॉल टकराने के बाद किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। बॉल टकराने के बाद किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, यही आपका क्वेश्चन है। क्या फ्लोर की वेलोसिटी चेंज होगी? यहाँ पे बोला है फ्लोर की वेलोसिटी फिक्स होगी। ये 10 मीटर पर सेकंड इससे टकरा के ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। फ्लोर का मास बॉल के मास से बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कितनी भी वेलोसिटी हो कोई खास फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। भाई देखो दीवार है, दीवार आपके सामने आ रही है और दीवार पर आप मुक्का मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके मुक्के में कितना मास होगा? 2.5 किलो, और दीवार में कितना मास होगा? बहुत ज़्यादा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो वैसे जब बॉल इस पे गिरेगी तो बॉल का मास तो भाई बहुत कम है और इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोर की वेलोसिटी वही रहेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। हाँ इफेक्ट होगी, थोड़ी सी इफेक्ट होगी, नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो किस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा वही हमारा क्वेश्चन है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल्स टू EU। यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी रेस्ट पर नहीं है। जब एक बॉडी रेस्ट पर हो तब वो वाला फॉर्मूला लगाने का। तो एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मुझे लगता है आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। ट्राई करो, चलो ट्राई कर लिए होगे बहुत जल्दी। देखो ये है U1 और ये है U2। बॉल ऊपर जा रही है V1 से, फ्लोर ऊपर जा रहा है V2 से। U2 V2 की वैल्यू सेम है 4 मीटर पर सेकंड। सो पहले ऐसे बना लेने का मतलब, ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। E की वैल्यू क्या है? 1/2। V2 कितना है भाई? V2 है 4। V1 कितना है? V1 है पता नहीं। U1 कितना है? U1 देखो नीचे आ रहा है तो -10। U2 कितना है? 4 ऊपर जा रहा है तो प्लस में, बट यहाँ माइनस था तो माइनस लिखे, ठीक। हाफ इज इक्वल्स टू 4 - V1 अपॉन -14। 2 7 जा 14, ये यहाँ जाएगा तो -7 इज इक्वल्स टू 4 - V1। 4 यहाँ आएगा तो -7 - 4 इज इक्वल्स टू -V1। सो V1 की वैल्यू आ जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉल आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, बट ऊपर जाते टाइम जाने लगेगी 11 मीटर पर सेकंड से। अगर यही इलास्टिक कोलिजन होता तब क्या होता? सोचो थोड़ा, इलास्टिक कोलिजन होता तब क्या होता? कुछ लोग कंफ्यूज है, मतलब कुछ लोग नॉर्मल लॉजिक लगा रहे। देखो मैं क्या मानता हूँ कि कुछ जगह पर आप नॉर्मल लॉजिक लगा सकते हो, और जहाँ पे नॉर्मल लॉजिक ना लगे वहाँ पे आप मैथमेटिक्स लगाओ, अपना थियोरी लगाओ। जहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है ठीक है, जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे थियोरी सोचो कि क्या हम थियोरी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अरे भाई इलास्टिक कोलिजन में एक ही वैल्यू 1 होती है, 1 पुट कर दो। 1 पुट कर दोगे तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। U1 - U2 इज इक्वल्स टू V2 - V1। कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसके, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो ये -14 इधर जाएगा, सो -18 आ जाएगा। तो V की वैल्यू देखो -18 आ जाएगी, मतलब 18 आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसा सोचते रहने का। तो यहाँ पे बॉल टकराने के बाद किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी? 11 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन अब कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सो एक क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोर है जो कि रेस्ट पर है, PYQ है। यहाँ ध्यान से अच्छे से दिमाग लगाना इसमें, मतलब मैं बोल देता हूँ कि यार JEE का PYQ है तो नीट वाले ऐसा लुढ़क जाते हैं, सोचते रहते हैं यार JEE का PYQ है जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका फिजिक्स ईजी होता है, इनका फिजिक्स ईजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बोर्ड का भी फिजिक्स डेंजर आ जाता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर जगह पे लॉजिक लगाओ, है ना। जरूरी नहीं है कि आपका एकदम हलवा आ जाए उनका हार्ड आ जाए, या फिर उनका हलवा जाए आपका हार्ड आ जाए। तो प्रैक्टिस आपको बेस्ट की रहनी चाहिए, ताकि वर्स्ट आ जाए तो आराम से कर ले जाओ, गुड आ जाए तो आराम से कर ले जाओ। कब? जब बेस्ट की प्रैक्टिस करोगे। आप गुड की प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा बेटर आएगा तो चिल्लाओगे कि यार पेपर हार्ड था। नहीं, हमेशा बेस्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉल थी
और बॉल नीचे गिर रही थी, फ्री फॉल हुआ बॉल का, यहाँ से बॉल यहाँ से नीचे गिर रही थी, और यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है E, फ्लोर था रेस्ट पे, बॉल गिरी नीचे हाइट h, गिरने के बाद ये रिबाउंड हुई, रिबाउंड तो होगी ना भाई, और रिबाउंड हुई यहाँ पे हाइट h1। तो हमसे पूछ रहा है बॉल नीचे गिरने के बाद कितना ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे E की वैल्यू 1 होती तो ये इलास्टिक कोलिजन होता, इलास्टिक कोलिजन होता तो जितना हाइट h रहता उतना ही हाइट दोबारा से ये कवर कर लेता। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है, कंजर्व नहीं है एनर्जी, जिसके वजह से जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू की वजह से ये एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो जो हाइट ये h कवर कर रहा है उससे कम ही हाइट दोबारा कवर कर पाएगा। आपने खुद देखा होगा कि जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो जितना ऊपर से नीचे गिरती है उतना ही ज़्यादा रिबाउंड होती है। बट कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने यहाँ से नीचे गिराया और उससे ज़्यादा वो उछल जाए, उस तक उछल सकती है, एक कंडीशन होती है, मतलब कम हाइट से थोड़ा गिराओ तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आपने जितनी हाइट से गिराया उतनी हाइट तक वो दोबारा से आ जाए, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। आपने ऊपर से गिराया और वो नीचे तक ही रिबाउंड हुआ, सो वो प्रैक्टिकल कोलिजन हो गई ये वाला। आपने नीचे गिराया वो चिपक गया वहीं पे, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये h1 हाइट कवर करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि h1 आखिर होगा कितना। अब यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट है, काइनेमेटिक्स भी लगेगा यहाँ पे। देखो बॉल नीचे गिर रही थी जब फ्री फॉल हुआ था, तो मतलब यहाँ पे u की वैल्यू 0 है। तो बॉल नीचे किस वेलोसिटी से गिरी होगी, नीचे गिरी होगी ये वेलोसिटी √2gh से। याद करो थोड़ा, मैंने लिखवाया था v² = u² + 2as में कि बॉल जब नीचे गिरती है तो u की वैल्यू 0 होती है, फ्री फॉल है ना भाई, तो u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या रहती है g, हाइट क्या है भाई h। अब आपकी मर्जी, जैसे यहाँ पे बॉल नीचे जा रही है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है h उसको नेगेटिव रख दो क्योंकि नीचे डायरेक्शन है, g की वैल्यू भी नेगेटिव रख दो। बट मैं क्या है, मतलब मैंने बचपन से प्रैक्टिस की है कि जब बॉल नीचे गिरती है तो वहाँ पे g की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखता हूँ, जो ऊपर जाती है तो मैं नेगेटिव रखता हूँ। ठीक है, सो इसकी वजह से मेरी ऐसी हैबिट है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, दोनों से आंसर सही आएगा। सो v² आ जाएगा 2gh, आप रूट ले लोगे तो v आ गया देखो √2gh। मतलब बॉल नीचे किस वेलोसिटी से गिरी, वो नीचे वेलोसिटी से गिरी 2gh, √2gh, और फिर रिबाउंड हुई h1 हाइट पर। ठीक है, सो किस वेलोसिटी से वो रिबाउंड हुई होगी, वो वेलोसिटी रिबाउंड हुई होगी v = EU से, क्योंकि एक बॉडी यहाँ पे रेस्ट पर है, एक बॉडी मूव कर रही है। सो v = आ गया E√2gh। समझ में आया। तो ये तो वेलोसिटी है, हाइट कितना वो कवर करेगी। तो अभी हमें पता चल गया कि बॉल जब यहाँ पे फ्लोर पे नीचे गिरी, देखो पहली बार वो ऐसा ऊपर से वो नीचे गिरी, देखो 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 थोड़ी गड़बड़ी हो गई बॉल पहले यहाँ पर थी, यहाँ से नीचे गिरी, गिरने के बाद गिरते समय जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी √2gh। गिरने के बाद जब वो उठी तो वो उठी वेलोसिटी E√2gh से, तो इस वेलोसिटी से वो ऊपर उठी बॉल, मतलब ये क्या है, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है। तो बॉल जब एकदम ऊपर जाएगी इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉल एकदम ऊपर पहुंच गई ना, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और a की वैल्यू g है, तो दोबारा से यही इक्वेशन लगा दो, h की वैल्यू मिल जाएगी। सो v² = u² + 2as। गिरने के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी E√2gh, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू E√2gh का होल स्क्वायर। बॉल ऊपर जा रही है तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं -g रखूंगा, है ना, मतलब मैंने बताया ना आपको कि नीचे आता है तो मैं प्लस रखता हूँ, ऊपर जाता है तो नेगेटिव रखता हूँ, उल्टा है। इसको यहाँ पे कर लो, तो 2gh इधर आ गया, इधर से रूट हट जाएगा, देखो 2gh से रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, और ये पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया E² 2gh, 2g कैंसिल हो गया। अच्छा ये h1 है ना, तो ठीक है इसको h1 कर लो। सो h1 सॉरी इसको h1 कर लो, क्योंकि ये वाली हाइट हमें निकालनी है h1, तो इसको हमने h1 कर लिया, तो h1 की वैल्यू आ गई E²h। नहीं समझा, देखो बॉल जब ऊपर से नीचे गिरी तो नीचे किस वेलोसिटी से वो गिरी, सबसे पहले हमने वो पता किया, तो वो √2gh वेलोसिटी से नीचे गिरी। गिरने के बाद जब वो वेलोसिटी से ऊपर उठी तो वो वेलोसिटी कितनी होगी। कब से हम लोग ऐसा सम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लोर है, बॉल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड आने के बाद यहाँ से बॉल किस वेलोसिटी से जाता है, कैसे निकालते हैं, E की वैल्यू से ना, E की वैल्यू 1/2, सो v = EU करते हैं और निकाल लेते हैं हम लोग, 5 आ जाता है। सो वही तो हमने यहाँ पे भी किया, v = EU, E की वैल्यू E, U की वैल्यू √2gh। तो बॉल इस वेलोसिटी से ऊपर उठी, पर वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी ना। एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोलिजन तो ऐसे डाल दिया, ठीक, कोलिजन का मास्क है बस, उसको उठाओगे तो आपको काइनेमेटिक्स दिखाई देगा। तो v की वैल्यू हमें दिख रही है E√2gh, बट एक्चुअल में जो v है वो दूसरी हाइट के लिए u है, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है वो क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू E√2gh, s की वैल्यू h1 और a की वैल्यू -g।
एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने ऊपर जाते समय, तो ऊपर जाते समय हाइट h1 डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। तो इस तरीके से हमें h1 की वैल्यू मिल गई ई स्क्वायर h। चलो ठीक है, अब बॉल दोबारा से यहाँ पे आई और उसने दोबारा से कवर किया होगा हाइट h2, तो समझ गए होगे अब आपको क्या निकालना है, तो h2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, निकालो, एक बार ट्राई करो, देखते कौन कौन कर पाता है। चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो सबसे पहले बॉल ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आते समय वो डिस्टेंस कवर करेगी h1, है ना, ऊपर से नीचे आते समय वो डिस्टेंस कवर करेगी h1। नीचे आने के बाद जस्ट वो जब ऊपर उठेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, e√2gh, है ना, यही वेलोसिटी से तो वो ऊपर उठेगी कॉलिजन के बाद। नहीं समझ रहे, देखो दूसरी बार जब बॉल नीचे आएगी तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने के बाद क्या वेलोसिटी हो जाती है, ये वाली, तो ये कॉमन रहेगा। ठीक है, सो इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है भाई, फाइनली तो जाके वो रुक जाएगा तो 0। u कितना है भाई, u तो हमारा ये है e√2gh, क्या ये है, नहीं, e√2gh1 है। अरे अब की बार h1 कवर किया है ना, पिछली बार h कवर किया था, अब की बार h1 कवर किया, तो अब की बार h1, u की वैल्यू, फिर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर जा रहा है तो माइनस g, और ये h2, इसको यहाँ खींच लो, तो 2gh2 इज इक्वल्स टू e स्क्वायर 2gh1। ठीक है, 2g कैंसिल कर दो तो h2 की वैल्यू आ गई e स्क्वायर h1। अब h1 की वैल्यू हमें पता है, h1 की वैल्यू है e स्क्वायर h, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 4h। अरे h1 की जगह e स्क्वायर h रखो तो e स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 4, बचा क्या h, तो h लगा दो, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 4। ऐसे ही आप लोग h3 निकालोगे तो आपको मिलेगा e की पावर 6h, ऐसे ही आप लोग h4 निकालोगे तो आपको मिलेगा e की पावर 8h, ऐसे ही आप लोग hn निकालोगे तो आपको मिलेगा e की पावर 2n रेस टू e रेस टू 2nh। ठीक है, इवन मल्टीपल करते रहना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉलेज में, मतलब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा पूरा डिराइव करो, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। जैसे आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखे रहोगे, अगर आपके आसपास में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट या फिर कहीं और से पढ़ रहे, तो अच्छे में है पढ़ने में, ऐसा भी नहीं मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में तो लग गए बट कुछ पता नहीं है। देखो वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स याद रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब आधे से आधे क्वेश्चन के आंसर उन्हें याद रहते हैं। ठीक, और टीचर्स भी बताते हैं मतलब कि ये क्वेश्चन देखो अक्सर आ ही जाता है, तो इसको आप लोग याद ही कर लो कि जब ये आए तो यही क्वेश्चन लगा के यही आंसर लाना है। तो ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो आपको याद करने हैं, ऐसा डिराइव करके बार बार यहाँ तक आप नहीं जा सकते, स्पेशली अगर आपका मैथ्स वीक है तो समझ गए होगे। मैं नीट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारा hn का वैल्यू आ गया। hn मतलब nth हाइट जब ये कवर करेगा, ऐसा 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 बहुत बार, तो हमें किसी nth हाइट को निकालना है, कोई भी हाइट, लेट से 1 निकालना है, तो n की जगह 1 पुट कर दो, देखो e स्क्वायर h आ जाएगा, 2 पुट कर दो e की पावर 4h आ जाएगा, 3 पुट कर दो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया इसका। कब, जब एक बॉडी रेस्ट पर हो, ऊपर वाली जो बॉल है वो फ्री फॉल करके नीचे आए और कॉलिजन हो। कहीं पता चला बोल दिया फ्रिक्शन विक्शन कुछ है नहीं, कॉलिजन हो ही नहीं रहा है, तो तुम ये सब इक्वेशन लगाने लगे और आंसर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, हो सकता है काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉलिजन को ऐड ही कर दिया जाए। समझ में आया? अच्छा, अब इसी में आपसे एक और चीज पूछा जा सकता है कि आखिर ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले वो ट्रेवल किया h, फिर h1, फिर h2, h3, h4, h5, h6, ऐसे 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 बहुत सारी डिस्टेंस वो कवर करेगा। सो आखिर कितना डिस्टेंस वो टोटल कवर करेगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे? लेट्स फाइंड आउट। चलिए, अब आपसे उसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। डिस्टेंस पूछे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर क्या होता, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर होता, अरे मेरे को भी नहीं पता चलो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। ठीक, एक्चुअली हमें पता नहीं है कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो ये वाली रेंज, ऐसा। अगर हमें ये पता होता तो हमें पता है कि वो यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ से यहाँ तक हम पाइथागोरस लगा के निकाल देते डिस्प्लेसमेंट, बट हमें वो पता नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था मैं, ये हमारा फ्लोर है, फ्लोर पे हमारा बॉल आया नीचे हाइट h, ठीक है, और इसके बाद रिबाउंड किया, ट्रेवल किया हाइट h1, फिर से रिबाउंड किया, ट्रेवल किया हाइट h2, फिर h3, h4, h5, h6, ऐसा ऐसा बहुत सारा। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें पता रहना चाहिए कि ये कहाँ पे रुकेगा। क्या पता बोर्ड खत्म हो जाए और ये रुके ही ना, मतलब ये वाला बोर्ड, एग्जाम वाला बोर्ड नहीं, तो वहां तक वो ट्रेवल करते गया, ठीक है, और यहाँ से शुरू किया था। तो अगर हमें पता है लेट से यहाँ पे रुक जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है, बट वो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे?
जोड़ देते ना पूरी हाइट्स को। डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ। तो पहले इसने h कवर किया, फिर देखो h1 ऊपर गया, फिर h1 नीचे भी आया, इसका भी ध्यान रखना। फिर ये h2 ऊपर गया, फिर h2 नीचे भी आया, फिर h3 ऊपर गया, फिर h3 नीचे भी आया, फिर h4 ऊपर गया, h5 h6 ऐसा चलते गया। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल जो डिस्टेंस होगी, जो s है, s मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, हाँ ध्यान रखना, नॉट डिस्प्लेसमेंट, वो होगा h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस 2h4, ऐसे 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 वो चलते जाएगा, ठीक है, 2h1 2hn तक, ठीक है, मतलब nth हाइट तक, लेट से कुछ भी है वो, इन्फिनिटी तक। हाँ, इन्फिनिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपने सिर्फ h क्यों लिखा, क्योंकि बॉल को ऊपर से छोड़ा गया था पहली बार में, तो बॉल ऊपर से नीचे आई तो उसने h कवर किया, फिर रिबाउंड होके उसने h1 ऊपर गए और h1 नीचे आए तो 2h1, फिर ऊपर गया h2, नीचे आया h2 तो 2h2, ठीक है ऐसा। सो s का वैल्यू अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, इस h को यहीं पे रहने दो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा h1 प्लस h2 प्लस h3, ऐसा 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 वो चलता जाएगा, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब h1 h2 की वैल्यू आपको पता है, हैं? कब बताया हमको? अरे भाई साहब, hn इज इक्वल्स टू e⁻²n h, इतना जल्दी बताया और भूल गए? तो आपको पता है इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू s h प्लस 2, h1 की जगह आ जाएगा e²h, h2 की जगह आ जाएगा e की पावर 4h, h3 की जगह आएगा e की पावर 6h, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से h भी कॉमन ले लो, यहाँ से h भी कॉमन ले लो, तो s इज इक्वल्स टू आ गया h प्लस 2h और ब्रैकेट में आया e² प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6, ऐसा ऐसा इन्फिनिटी तक। अब लीजेंड लोग बोल रहे होंगे कि h प्लस 2h कर दो, 3h आ गया और इसको देखेंगे क्या करना है। नहीं भाई, ये 2h इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो तुम इसको ऐड नहीं कर सकते, लीजेंड ओपी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो जिन लोगों ने सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2.5 और 2.6 आई थिंक, नहीं 2.5 जिन लोगों ने देखा है लेक्चर, उनको पता होगा एक सम टू इन्फिनिटी होती है जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने हो सकता है लॉजिक लगाया हो कि ये सम टू इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट है, जहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है e², ठीक। तो a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू है e², और ये r होता है कॉमन रेशियो। जैसे आपके पास लिखा है 2 4 6 8, तो कॉमन रेशियो कैसा निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ऐसे निकालते कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो 4/2, 6/4, 8/6 आएगा। तो ये देखो आया 2, ये आया 3/2 और ये आया 4/3, ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये जीपी में नहीं है। बट अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दूं जो कि जीपी में हो, जैसे मैं आपको लिख दूं 9, 27, 81, तो इसको निकालो 27/9 इज इक्वल्स टू 81/27, 9 3 या 27, 27 3 या 81, तो ये 3 3 इक्वल आ गया, मतलब कॉमन रेशियो इक्वल है। तो ये क्या है, जीपी में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बस ज़्यादा ध्यान में मत सोचो। तो r और e की वैल्यू मिल गई। r कैसे निकाला हमने, e⁻4 अपॉन e⁻2, तो e² आ गया, e⁻6 अपॉन e⁻4, e² आ जाएगा, ठीक। तो कॉमन रेशियो कांस्टेंट है। तो इसका सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। मे भी कुछ लोग को पता हो, मे भी कुछ लोग को नहीं पता हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल लेते हैं, s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a कितना है, a है e² और r की वैल्यू भी है 1 माइनस e²। अब ये पूरे की वैल्यू हमें पता चल गई, इस पूरे की वैल्यू क्या है, e² अपॉन 1 माइनस e²। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा h प्लस 2h इंटू e² अपॉन 1 माइनस e², ठीक है। क्या किया मैंने, e² प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6, इसका हमने टोटल सम निकाल लिया, सम टू इन्फिनिटी, जो कि आया ये, तो हमने इसको जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। तो s इज इक्वल्स टू हमने h कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 2e² अपॉन 1 माइनस e², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल्स टू h 1 माइनस e² प्लस 2e² अपॉन 1 माइनस e², ठीक है। सॉल्व कर लो, तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा h 1 माइनस 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e², ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चाहिए तो इस आंसर को रट लेना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट, मतलब ये जे लेवल का क्वेश्चन है, नीट का नहीं है, मे भी आ जाए, क्योंकि इसमें देखो मैथ्स इन्वॉल्व है, तो उन्हें पता है मैथ्स नहीं रहता स्टूडेंट्स का, सो मे बी वो ना दें, दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप लोग आंसर याद कर लो। कैसे निकालोगे आंसर, आपको e की वैल्यू दी है लेट्स से 1/2 और आपको h दिया हुआ था, मतलब अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर एंड इट कोलाइडेड विद द सरफेस एट रेस्ट एंड द वैल्यू ऑफ e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2। तो बताओ टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा।
तो ई की वैल्यू 1/2, एच की वैल्यू 10। सॉल्व करो, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये बॉल कितने टाइम पे रेस्ट पे आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो पहले। चलिए, हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला फाइंड द टोटल टाइम इन विच द बॉल नियरली स्टॉप्स। नियरली क्यों रखा है यहाँ पे, मतलब क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बॉल कभी टोटली नहीं रुकेगी, और रुकेगी भी तो वो इनफाइनाइट टाइम के बाद, क्योंकि बॉल ऐसे नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऐसे फिर वाइब्रेशन चलता रहेगा, वाइब्रेशन ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। सो वो बॉल रुकने वाली नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक रुकेगी। बट जब बॉल ने पहली बार बाउंस किया, जैसे मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊं, तो ये फ्लोर था रेस्ट पे, और ये बॉल ऊपर से आई नीचे, नीचे आने के बाद इसने ऐसा कवर किया H1, H2, H3, H4, H5, H6, ऐसा। फिर मैंने ज़्यादा छोटा बना दिया, इससे बड़े ही रिबाउंड रहता है, ठीक है। सो ये था H, ये था H1, ये था H2, ये था H3, ये था H4 और ये था H5, ऐसे चलता गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक चीज़ कि हाइट घटती जा रही है। इस H को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगा होगा, H1 को कवर करने में कम टाइम लगा होगा, H2 को कवर करने में और कम टाइम लगा होगा। तो ये जो H6, H7, H8, H9, H10 है, यहाँ से जब आप आगे जाओगे H100, H101, H102, इतना आगे जब चले जाओगे तो उसको कवर करने में तो 0.00000001 सेकंड लगेगा। तो उन सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग वो जो टाइम है 0.00000001 मिली सेकंड का, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोला नियरली स्टॉप्स, तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में टी का वैल्यू होता है 2√2h/g। कब आया ये वाला फॉर्मूला, अरे यार, इसलिए बोलता हूँ रिजल्ट्स याद रख लिया करो। रिजल्ट्स याद रहेंगे ना तो आपका काम थोड़ा आसान होगा। अब क्वेश्चन के तो रिजल्ट्स याद नहीं करते हो, कम से कम जनरल केसेस के रिजल्ट्स याद रख लो, ठीक है। जनरल केसेस बोले तो मैंने उसमें कई सारे जनरल केसेस आपको बताए थे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, दोनों के बीच का रिलेशन, थीटा से 90 माइनस थीटा से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत सारी चीजें थी। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, पता नहीं याद होगा या नहीं, छोड़ो जाने दो। सो निकालते, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है H, U कितना है 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी एज इट इज अ फ्री फॉल। हाफ A की वैल्यू क्या है G, T स्क्वायर, लेट से T स्क्वायर। अब इसको यहाँ भेज दो तो 2h/g इज इक्वल टू T स्क्वायर। सो T की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप G की वैल्यू माइनस लेते तो आपका आंसर माइनस में आ जाता। देखो अगर मैं G की वैल्यू माइनस में लेता तो मुझे H भी माइनस में लेना पड़ता, क्योंकि बॉल नीचे कवर कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। सो ऐसा कंसेप्शन नहीं लाने का, मिसकंसेप्शन ऐसा नहीं लाने का, या तो दोनों माइनस लेंगे या तो दोनों प्लस लेंगे। तो T की वैल्यू आ गई √2h/g। इतना टाइम लगा इसको H हाइट कवर करने में, तो H1 हाइट कवर करने में इसको कितना टाइम लगा होगा, इसको टाइम लगा होगा 2√2h1/g। ये दूसरा 2 कहाँ आ गया, क्योंकि भाई एक बार वो H1 ऊपर जाएगा फिर वो H1 नीचे आएगा, समझ रहे हो। मतलब बॉल यहाँ पे कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद पहले H1 ऊपर जाएगा फिर H1 नीचे आएगा, तो 2H1 हो गया। अब 2H1 को कवर करने में 2√2h1/g टाइम लगेगा। अब H1 की वैल्यू आपको पता है, बताओ कितनी है, 2e²h/g। अच्छा, फिर थर्ड बार में क्या होगा, थर्ड में 2√2h2/g हो जाएगा। H2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2e⁴h/g, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए हम लोग जोड़ देते हैं सबको, T टोटल के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 Tn। T1 कितना है, ओ भाई T मतलब T, फिर T1 फिर T2 फिर T3 से निकाल लेते, T1 T2 T3। अरे क्या कर रहा हूं मैं, T प्लस T1 प्लस T2। T कितना है, T है √2h/g। T1 कितना है, T1 है 2√2h1/g। H1 is nothing but e²h, 2√2e⁴h/g। ऐसे ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ढंग से थोड़ा हमें कॉमन लेना होगा। सबसे पहले √2h/g को अकेले रहने दो। देखो यहाँ पे 2 हर जगह है, √2h/g भी हर जगह है, तो 2√2e²h/g पूरा कॉमन ले लो। इससे होगा क्या, इससे अंदर आएगा 1, ये वाला 1 यहाँ पे पूरा कॉमन ले लिया तो ये बचा 1। ये कहाँ गया, अरे ये वाला सेम टू सेम लिखा है मैंने, इसमें से कॉमन लिया मैंने इसको पूरी सीरीज में से। इधर बचा 1, इधर बचा √e⁴ e का स्क्वायर
और ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी नथिंग बट ई प्लस, अब आगे वाला e रेस टू 6 था जिसमें से ई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो रूट में बचा होगा e की पावर 4 और e की पावर 4 का स्क्वायर रूट विल बी नथिंग बट ई स्क्वायर। तो ये वाली जीपी ऐसे बनेगी ई स्क्वायर ई क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो आप इसका कॉमन रेशियो निकालोगे तो वो आएगा e, अरे e बाय वन आया ई स्क्वायर बाय ई आया ई क्यूब बाय ई स्क्वायर आया ई। अगर a की वैल्यू देखोगे तो वो है 1। तो इसके लिए सम टू इन्फिनिटी निकाल लो। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a इज नथिंग बट 1 और r मतलब e, तो 1 अपॉन 1 माइनस e इज द आंसर ऑफ दिस। तो यहाँ पे पुट कर दो तो रूट 2h बाई जी प्लस 2 रूट 2e स्क्वायर h बाई जी और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस e होल ब्रैकेट, हाँ सबके साथ, ठीक है। सो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, देखो ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास। रूट 2h बाई जी और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये था t टोटल, इतने टाइम में वो रुक जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही डेंजर क्वेश्चन होता है, बोल सकते हो जेई एडवांस लेवल के हैं। मतलब जेई एडवांस में होता है ना कि मतलब एक ही क्वेश्चन पे लोग 3-3 क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे देंगे, फिर उस पर एक चीज़ पूछेंगे, फिर दूसरी चीज़ पूछेंगे, फिर तीसरी चीज़ पूछेंगे। तो कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ कि आपने वो टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपका वो 12-16 ऐसा मार्क्स पूरा उड़ जाएगा। अभी रिसेंटली जो 2021 में हुआ उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे एक ही क्वेश्चन को दोबारा पूछे। जैसे आप HC वर्मा अगर पढ़ते रहोगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन में बोलता था इफ इन द लास्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ m इज दिस देन व्हाट वुड बी हैंड द रिजल्ट। ठीक है, क्या रिजल्ट में चेंज आता अगर m की वैल्यू ये होती पिछले क्वेश्चन में तो वैसा ही कुछ होता है IIT का पेपर। फिर अगले क्वेश्चन में उसमें और 2-3 क्वेश्चन में ऐसा घुमाया रहता है HCV में। ठीक है, बोलता है मतलब पिछले क्वेश्चन में अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, है ना, अगर ऐसा हो जाता तो क्या कंडीशन चेंज होती। तो ये सारे क्वेश्चंस का थोड़ा ध्यान रखने का। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ फिर छुट्टी करते हैं। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, हल्का क्वेश्चन है यार, कर ले जाओगे। देखो हमारे पास यहाँ पे फ्लोर है, सरफेस है और सरफेस रेस्ट पर है। अरे सरफेस क्यों लिख रहा हूँ, सरफेस रेस्ट पर है। यहाँ से एक बॉल आई और वो तिरछे आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एंगल पे आ रही है, कुछ ले लो एंगल, कोई मतलब तो है नहीं। सो लेट से वो आ रही थी एंगल 60 डिग्री से। ठीक है, सो जस्ट वेट अ मोमेंट, आ रही थी वो 60 डिग्री से। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे 60 डिग्री से आई तो ये कुछ एंगल से ही कोलाइड होगी। अगर यहाँ पे E की वैल्यू लेट से 1/2 है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये V की वैल्यू क्या होगी, किस वेलोसिटी से ये बॉल और ऊपर जाएगी। अब 10 मीटर पर सेकंड से आई 60 डिग्री पे यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। ठीक है, सो ट्राई कर लो, देखो सॉल्व करो, आंसर आता है क्या। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। V इज इक्वल्स टू EU आपने लगाया होगा। सो हिंदी क्वेश्चन था, V इज इक्वल्स टू EU। E क्या है भाई 1/2, U की वैल्यू है 10, 2 5 जा 10 हो गया गलत हैं, ये क्या हो गया। अरे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी शुरू में दे दी है, तो मैं दोबारा से वैसे क्वेश्चन क्यों उठाऊंगा। हाँ काफ़ी कम बार उठाता हूँ कई बार जब इजी रहते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले आपको। ठीक है, मेरे को थोड़ी है, मतलब मुझे तो पता है ना कैसे क्वेश्चन आते, तो मुझे क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो 60 डिग्री से आया, v वेलोसिटी से गया, तो एक बात का ध्यान रखना कि एंगल बनने पर 2 कंपोनेंट होते हैं, ये जानते हो। एक कंपोनेंट नीचे होगा 10 cos 60 और एक कंपोनेंट इधर होगा 10 sin 60। तो आखिर कौन सी वेलोसिटी से इसका कोलिजन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो हमेशा ध्यान रखना जिस वेलोसिटी से इसका कोलिजन होता है वो वेलोसिटी लाई करती है लाइन ऑफ इंसिडेंस पे। क्या बोला, लाइन ऑफ इंसिडेंस। लाइन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लेट से हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, तो हमें ऐसी लाइन बनानी है जो दोनों ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो, नॉट वन नॉट बोथ, अरे सॉरी नॉट वन नॉट सेकंड बोथ। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर रहना चाहिए, मतलब ऐसा। तो वो लाइन, वो नॉर्मल भी बोलते हैं इसको, तो वो नॉर्मल, वो लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंसिडेंस। तो ये बॉल के और सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये बॉल, ये सरफेस, इससे परपेंडिकुलर बनाना चाहो तो ऐसा बनेगा।
तो ये है वो लाइन ऑफ इंसिडेंस, और इसके अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है उसको पुट करना है, मतलब कौन सा, 10 cos 60 वाला। और ये जो 10 sin 60 है ये कोलिजन में कुछ नहीं करता। अगर मेरे को कोलिजन कराना है और मैं ऐसा फेंकूं तो हमेशा इसका कॉस वाला कंपोनेंट, लाइन ऑफ इंसिडेंस वाला कंपोनेंट ही कोलिजन कराएगा, ये वाला कंपोनेंट कोलिजन नहीं कराता है, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, लाइन ऑफ इंसिडेंस, लाइन ऑफ इंपैक्ट, नॉर्मल जो बोलो, ठीक है। सो 10 sin 60 मतलब ये वाला कंपोनेंट कोलिजन कराता ही नहीं है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट ऐसा है। सोचो कोई चीज अगर सामने से ऐसा जा रही है, सपोज कोई चीज ऐसे जा रही है, तो ये कोलाइड करेगी क्या? कभी आपने बॉल को नीचे से ऐसा सरफेस पे फेंक दिया तो कभी आपने देखा है कि बॉल सरफेस से उछल जाए? नहीं, वो नॉर्मली ऐसा चलते रहता है, तो वहां पे कोलिजन हुआ ही नहीं है। कोलिजन कौन करता है? कोलिजन वो कंपोनेंट करता है जो कि सरफेस से किसी एंगल पर हो। अब ये कैसे, ये पैरेलल है तो इससे कोलिजन क्या होगा? कोलिजन तो इससे होगा ना, ये आएगा ऐसा कोलिजन हो जाएगा, ये वाला कैसा इसके साथ चलते जा रहा है, सो दिस इज नॉट कोलिजन। हाँ, तो यहाँ पे एंगल्स की बात कर लो, ये 60 डिग्री है तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अरे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो गया 60 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 10 cos 60। तो हमें 60 वाला कंपोनेंट वहां पे रखना है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये है 10 sin 60, और जो वैल्यू ये है वही वैल्यू वो भी है। तो हमें 10 cos 60 की वैल्यू कितनी मिलेगी? cos 60 होता है 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। sin 60 वही रहेगा जो रहता है, तो 10 × √3/2 मतलब 5√3, 10 × √3/2 विल बी नथिंग बट 5√3। तो यहाँ पे कोलिजन में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? v = EU ही लगाना है, बट u की ये वाली वैल्यू रखनी है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आए। कौन सी? 5 वाली। सो v = 1/2 × 5, सो v की वैल्यू मिल गई 5/2, मतलब ये वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, ये वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा। कौन सी वेलोसिटी? 5/2। और कॉस वाली हमने ली है तो हमें ये ऊपर की वेलोसिटी मिली। बाकी साइन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, साइन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये इस वेलोसिटी से पैरेलल था सरफेस, तो जो वेलोसिटी इसकी थी वही वेलोसिटी यहाँ पे भी इसकी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोलाइड करने के बाद साइन वाली वैल्यू चेंज हो जाए, वही वैल्यू चेंज होगी जो लाइन ऑफ इंसिडेंस के पास हो, मतलब वही कंपोनेंट चेंज होगा जो लाइन ऑफ इंसिडेंस के पास हो। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं, पुट that component of velocity which is along the line of impact या line of incidence, जो लिखना चाहो। याद रहेगी बात? छोटी सी बात थी, फालतू में इतना टाइम ले लिया, ठीक है। तो 10 sin 60 तो 5√3 रहेगा, बट ये चेंज हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो, वही होगी v की वैल्यू। v की वैल्यू इज नॉट दिस, आपको रिजल्टेंट भी निकालना होगा। तो रिजल्टेंट निकालते पाइथागोरस से, 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4, 5√3 का स्क्वायर मतलब 75। अब इनको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे? 75 4 जा होता है 300, अरे होता है मान लो, तो ये आ जाएगा 325/4। 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट होता है 2, तो ये आ गया √325/2। अब √325 को भी रिजॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आई थिंक। अरे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 1 जा 25, 75 4 जा 300, तो 300 + 25 325/4 1 जा 4। 325 को अगर आप रिजॉल्व करना चाहो, लेट से कर देते यार, छोड़ो। 5 6 जा 5 5 जा, हाँ 5√13 आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू आई 5/2 √13, ठीक है। क्या वैल्यू आई इसकी? 5/2 √13। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू, इसकी, ये जो एंगल पर है इसकी वैल्यू 5/2 √13। ये 5/2 था जो हमने निकाला v = EU से। u की जगह हमने वो कंपोनेंट रखा जो इस कंपोनेंट के मतलब लाइन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग था, ठीक है। और साइन वाला कांस्टेंट रहेगा। ध्यान में रखना, जब भी ऐसा कोलिजन होगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे जो नहीं रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये 8 sin 60 होता, 7 sin 60 होता, वो बाद में भी उतना ही रहता। तो ये 5√3 था, 5√3 है। ये वाला कितना था? ये वाला था 10 cos 60 मतलब 5 था, कोलाइड करने के बाद बन गया 5/2। अब ये e की वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ता है, e की वैल्यू 1/5 होती तो ये 1 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5/2 हुआ और ये 5√3 था, इसका हमने रिजल्टेंट निकाला तो हमें आंसर ये मिल गया, ठीक, क्लियर है। चलो, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको करा दिए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे ऑब्लिक कोलिजन, और बाकी जो आपका अभी तो फिलहाल मैं मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैथ्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैथ्स में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो हल वाला चीज़ें, तो उनको फटाफट खत्म कर दिया जाए तो बेटर होगा। सिलेबस का आप टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूँ, आप बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।